Assalamu alaikum. In this video, we will talk about acute kidney injury. First from Davidson, then from Irfan. वैसे इरफान में ज़रा ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहले डेविडसन से करा दूँ. Acute kidney injury is when there is sudden and often reversible loss of renal functions, which develops over days or weeks, and it's accompanied by a reduction in urine volume. अब तीन तरह का आपका एक्यूट किडनी इंजरी होती है. तीन तरह की होती है: प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल. जो प्री रीनल है, इसका ये मतलब है कि वहाँ पे जो किडनी की परफ्यूजन है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही, ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली पहुँच नहीं पा रही. प्री रीनल में हमारे पास क्या क्या कॉजेज आ जाती हैं? इम्पेयर्ड परफोरेशन की कॉजेज लाइक योर कार्डिक फेलियर, सेप्सिस, ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन एंड वेस्कुलर ऑक्लूजन. रीनल की बात करें तो रीनल का ये मतलब है कि अब किडनी इटसेल्फ में कोई मसला है, उसमें हमारे पास ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आ जाता है, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस आ जाता है, एटीएन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस आ जाता है ड्यू टू ड्रग्स, टॉक्सिन्स और प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन क्या कहते हैं, इसकी मैं आगे बात कर लूँगा. ड्रग्स इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आ जाता है ड्यू टू अगेन ड्रग्स, टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस. एंड पोस्ट रीनल में इसका मतलब है कि अब क्या कहते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से यूरिन फ्लो प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पा रही, ट्यूब्यूल से यूरिथ्रा के लेवल तक पहुंच नहीं पा रही, जिसमें हमारे पास बायलेटरल यूरिनरी स्टोन्स आ जाते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, बीपीएच आ जाता है, ब्लैडर, प्रोस्टेट, सर्वाइकल कैंसर आ जाता है, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स आ जाते हैं, एंड मिएटल स्टेनोसिस या फीमोसिस की कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी में. प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल. अब बेसिकली प्री रीनल की वजह से ही कभी कभी रीनल जो मैंने कहा है ना, ये वाला कि कहते हैं प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन की वजह से जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, होता क्या है कि अगर परफ्यूजन प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही तो एज ए रिजल्ट जो एफरेंट आर्टरीगोल्स है वहाँ पे प्रॉपर ब्लड पहुँच नहीं पा रहा. अब वो सारी प्री रीनल की हमने कॉजेज़ पढ़ ली, या कोई ऐसी कॉज जिससे वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाए. फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, बर्न्स भी हो सकती है, हेमरेज भी हो सकती है, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकती है. दीज ऑल आर कॉजेज ऑफ प्री रीनल. एक क्या है, इनमें क्या होता है, इनकी वजह से क्या होता है, जब परफ्यूजन प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही होती तो होता क्या है, हमारी बॉडी जो है वो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को वो करती है, एक्टिवेट करती है. उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल्स पे कंस्ट्रिक्शन कराता है. जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो एफरेंट आर्टेरियोल्स को डायलेट करते हैं, एंड जो एल्डोस्टेरोन होता है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है. जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो एडीएच है वो भी रिलीज होते हैं एंड वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं. एज ए रिजल्ट हमको प्री रीनल एकेआई में हर वक्त क्या मिलेगा, जो याद रखने, प्री रीनल एकेआई में जो यूरिनरी सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट वुड बी लेस दैन 20 मिलीमोल्स पर लीटर. जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन होगी सोडियम की दैट वुड बी लेस दैन 1% इन प्री रीनल एकेआई. एंड जो हमारे पास सीरम यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो होगी, या जो BU एंड क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड जो क्रिएटिनिन रेशियो होगी दैट वुड बी हाई इन प्री रीनल एकेआई. अब मैंने क्या कहा था, जो मैंने एक चीज़ समझानी थी वो ये है कि नॉर्मली प्री रीनल एकेआई में ये है कि प्री रीनल एकेआई में हमको इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें मिलती हैं, एंड प्री रीनल एकेआई में वी सॉ कि यहाँ से ब्लड प्रोफ्यूजन प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही. जब ब्लड प्रोफ्यूजन प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगी तो उसकी वजह से ड्यू टू प्री रीनल एकेआई हमारे पास क्या हो जाता है, रीनल एकेआई हो जाता है. कि ड्यू टू प्री रीनल एकेआई, प्री रीनल एकेआई हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाती है कि ड्यू टू लेस इस्कीमिक, लेस परफ्यूजन ऑफ द ब्लड. यहाँ पे ट्यूब्यूल्स के सेल्स पे जाके होता क्या है, आगे जो ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं वहाँ पे हमारे पास होने लग जाता है इस्कीमिया, एंड इस्कीमिया की वजह से हमारे पास हो जाती है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. एंड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में याद रखने के जो हमको इन्वेस्टिगेशन पे साइन मिलेंगे, जो यूरिन सोडियम होगा वो अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे यूरिन सोडियम कॉन्सेंट्रेशन वुड बी हाई. जो हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन होगी सोडियम की दैट वुड ऑल्सो बी हाई, इट वुड बी मोर देन 1%. जो हमारे पास वो होगी यहाँ पे यूरिया क्रिएटिनिन की रेशियो होगी वो इधर लो हो जाएगी. पोस्ट रीनल एक है कि ये कि हम ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट करते हैं, उसमें कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती. ज़्यादातर हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी स्टोन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है या नहीं है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. एंड जो एक इनिशियल एक मैनेजमेंट प्लान बताया हुआ है जो डेविडसन में बताया हुआ है, वो ये कि हम मैनेज किस तरह करते हैं. एक है को सबसे पहले तो वी वुड असेस द फ्लूइड स्टेटस, क्योंकि दिस विल डिटरमिन द फ्लूइड प्रिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जांपल प्री रीनल AKI के साथ आ रहा है, यहाँ पे मेनली प्री रीनल की ही बताई हुई है, प्री रीनल वाले की, कि जब हाइपोवोलीमिया के साथ आ रहा है तो सबसे पहले आपने फ्लूइड उसको जो फ्लूइड बैलेंस है, उस हीमोडायनेमिक स्टेटस है उसको मेंटेन करना है, उसको नॉर्मल करना है. आपने आइसोटोनिक नॉर्मल सेलाइन चढ़ा देना है, या आपने हार्टमैन सोल्यूशन चढ़ा देना है, आपने इंट्रावीनस फ्लूइड्स या ब्लड्स ये सब चीज़ चढ़ा दी. जब ये हो जाएगा, जब पर्सन EU वॉल्यूमिक पर्सन हो जाएगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, वी वुड मेंटेन द फ्लूइड. कि जितना ही आउटपुट होगा, यूरिन आउटपुट, उतना ही हम फ्लूइड दे रहे होंगे, एंड साथ में हम अलग से 500 ml ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड दे देंगे टू प्रिवेंट एनी इनसेंसिबल या टू ओवरकम एनी इनसेंसिबल लॉसेस. अब इस केस में क्या चीज़ हो सकती है कि इस केस में चांस है कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, पर्सन पल्मोनरी एडिमा के केस पे चला जाए. तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, हम फिर डायरेटिक्स देते हैं. अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे. अंडरलाइन कॉज को ट्रीट क्या करेंगे कि जिस वजह से भी प्री रीनल AKI या रीनल AKI है उसको ट्रीट करेंगे.
क्या कहते हैं, इन केसेस में क्या होता है कि एज वी सो कि प्रीरिनल एकेआई में यूरिन सोडियम कम हो रहा है, जब सोडियम कम होगा तो पोटेशियम बढ़ जाएगा, एज रिजल्ट हाइपरकैलेमिया हो जाता है। सो वी विल ट्रीट हाइपरकैलेमिया इज फाउंड व्हेन जो यूरिन की पोटेशियम दैट इज मोर देन 6.5 या मोर देन 7, वैसे मोर देन 6.5 मिलीमोल्स पर लीटर कहते हैं। एंड वी विल ट्रीट हाइपरकैलेमिया बाय आइदर गिविंग कैल्शियम ग्लूकोनेट विच स्टेबलाइजेस द मायोकार्डियम, आइदर गिविंग क्या कहते हैं ओरल पोटेशियम एक्सचेंज रेजेंस जिसको हम एक्सिलिएट भी कहते हैं विच प्रिवेंट्स पोटेशियम एब्जॉर्प्शन, और बाय एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावीनस ग्लूकोज और इंसुलिन, या बाय गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इस केस में पर्सन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्टेट पे भी जा रहा होता है। हम क्या करेंगे, जिस भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग की वजह से क्या कहते हैं ये प्रीरिनल एकेआई हुआ है उस ड्रग को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इंश्योर करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे, एंड साथ में वी वुड स्क्रीन फॉर इंटरकरेंट इन्फेक्शंस एंड ट्रीट प्रॉम्प्टली इफ प्रेजेंट। ये हम मैनेज करते हैं, इस तरह हम मैनेज करते हैं प्रीरिनल एकेआई के केस को। एंड यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बताई है, वो ये बताई हुई है कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो प्रीरिनल एकेआई में आ सकते हैं, आपके एनसेड्स आ सकते हैं एंड आपकी एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ सकते हैं, क्योंकि व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली डिटेरियोरेटिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। एनसेड्स क्या कर रहे हैं, एनसेड्स यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने नहीं देंगे, एज अ रिजल्ट एफरन आर्टिकुलर डायलेट हो नहीं पाएगी, फर्दर पर्सन प्रीरिनल एकेआई में चला जाएगा। एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करेंगे, वो इसको क्या कहते हैं बेसिकली यहाँ से जो वेजो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टॉप कर देंगे, एज अ रिजल्ट वही है कि फिर पर्सन प्रीरिनल एकेआई से रीनल एकेआई में चला जाएगा। तो ये थी एक जनरल सी एकेआई की ट्रीटमेंट। अब हम पढ़ लेते हैं इरफान से। सो एकेआई इज़ डिफाइंड एज एब्रप्ट, यानी इन लेस दैन 48 आवर्स इंक्रीज इन क्रिएटिनिन ऑफ मोर देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या एब्रप्ट इंक्रीज इन क्रिएटिनिन ऑफ मोर देन 50%, या यूरिन आउटपुट सो लेस के लेस दैन 0.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर फॉर मोर देन 6 आवर्स। टाइप्स हमने पढ़ ली, प्री रीनल, इंटर रीनल एंड पोस्ट रीनल। वर्कअप किस तरह करते हैं, हम प्रॉपर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन की वैल्यूएशन करेंगे बाय यूरिन आउटपुट, यूरिन एनालिसिस, यूरिन सेडिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑस्मोलैरिटी। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम हम देखते हैं, जो कि हमने देख ली थी कि प्री रीनल एकेआई में वो लेस देन 1% थी। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इज़ बेसिकली द यूरिन सोडियम डिवाइडेड बाय प्लाज्मा सोडियम, इट्स बेसिकली रेशियो ऑफ द, ये वाली रेशियो होती है कि यूरिन सोडियम और प्लाज्मा सोडियम का डिवीजन डिवाइडेड बाय यूरिन क्रिएटिनिन एंड प्लाज्मा क्रिएटिनिन का डिवीजन। तो ये एक रेशियो होती है। एंड रीनल अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं, वो हम ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए, एंड ऑल्सो टू सी द साइज ऑफ किडनी टू एस्टिमेट द क्रोनिसिटी ऑफ किडनी डिजीज। अदर वर्कअप्स में हम रीनल बायोप्सी करा सकते हैं एंड सेरोलॉजीज हम करा सकते हैं फॉर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। प्रीनल एकेआई मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एकेआई, पोटेंशियली रिवर्सिबल कॉजेस उसकी वही जो हमने पीछे पढ़ ली थी कि डिक्रीज आर्टीरियल वॉल्यूम ड्यू टू हाइपोवोलीमिया, जिसमें डिहाइड्रेशन एंड डायरिया वॉमिटिंग आ जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सेप्सिस। लोकल कॉजेस में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या रीनल वीजो कंस्ट्रक्शन बाय एनसेड, जो कभी मैंने बता दी एनसेड से किस तरह हो रही है। एस इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो कि अगेन हमने देख लिया अभी, कॉन्ट्रास्ट एजेंट एंड हेपेटोरीनल सिंड्रोम। इसकी लैब फाइंडिंग्स में क्या मिलता है, हमको कास मिलते हैं, हाइलिन कास, जो ब्लड यूरिया या नाइट्रोजन एंड जो यूरिया क्रिएटिनिन रेशो होती है वो इंक्रीज़ होती है मोर देन 20। फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इज लेस देन 1%। यूरिन सोडियम हमने देख लिया था लेस देन 20, एंड जो यूरिन ऑस्मोलैरिटी होती है वो हाई होती है मोर देन 500 मिली ऑस्मोल्स पर किलोग्राम। मैनेजमेंट में इसकी नहीं बता रहा क्योंकि हमने वो उसमें से पढ़ ली थी। अगर हम इंट्रिंसिक रीनल फेलियर की बात करें, यानी अब रीनल किडनी के लेवल पे कोई मसला है, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, जो कि प्री रीनल एकेआई की वजह से ही हो रहा था ड्यू टू इस्कीमिया। अदर कॉजेज वही बताएंगे, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, रेब्डोमायोलिसिस, स्मॉल वेसल डिजीज लाइक कोलेस्ट्रॉल का एम्बोला या थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी, एंड कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड एकेआई एंड एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की इन्होंने आगे ट्रीटमेंट लिखी हुई है जो कि हम पढ़ लेते हैं। एटीएन क्या है, कॉमन कॉज है कि किडनी इंजरी फ्रॉम इस्कीमिया and toxins resulting from sloughing off of the tubular cells into the urine, loss of sodium and water reabsorption mechanisms due to loss of the tubular cells causing excretion of dilute urine। इसमें क्या होता है, रीनल एकेआई में, रीनल एकेआई की लैब्स में जाने से पहले वही कॉजेस में इस्कीमिया मोस्ट कॉमन कॉज जो कि रीनल की वजह से हो रहा है। बाकी टॉक्सिन्स में हमारे पास ड्रग्स आ जाते हैं लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरिसिन, सिस्प्लेटिन। पिगमेंट्स आ जाते हैं लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। प्रोटीन्स आ जाती हैं लाइक इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन्स, एंड क्रिस्टल्स आ जाते हैं लाइक यूरिक एसिड, एसाइक्लोविर एंड मेथोट्रेक्सेट। इसका जो कोर्स होता है हमने पैथो में पढ़ा था कि इसके 3 फेजेस होते हैं, इनिशिएशन फेज, मेंटेनेंस फेज एंड रिकवरी फेज। जो इनिशिएशन फेज है दैट इज लास्ट फॉर अबाउट 36 आवर्स के देर इज स्लाइट डिक्लाइन इन यूरिन आउटपुट बट देर इज इनिशियली राइज इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, मेंटेनेंस फेज में ओलिगोयूरिया देखा जाता है कि यूरिन आउटपुट इज लेस देन 400 to 500 मिलीलीटर्स पर डे एंड देर इज रेस्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। हाइपरकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है, वेरस रिकवरी फेज में राइज इन यूरिन वॉल्यूम आने लग जाता है, हाइपोकैलेमिया होने लग जाता है एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन होती है। लैब फाइंडिंग में कास्ट में हमको ग्रैनुलर या मडी ब्राउन कास्ट मिलते हैं, जो रेशियो होती है क्रेटिनिन और यूरिया की वो अब डिक्रीज हो चुकी होती है लेस देन 20।
फोर्स कह रहा हूँ, जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन है सोडियम की वो मोर देन 2% या मोर देन 1% होती है। यूरिन सोडियम भी मोर देन 220 हो जाता है एंड ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, लेस देन 300 हो जाती है क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन आ रहा होता है। Acute interstitial nephritis. What is acute interstitial nephritis? It is a form of intrinsic renal failure which damages the tubules on an idiopathic basis. It is characterized by antibodies and eosinophils attacking the cells lining the tubules. Causes में most important, most common cause of acute interstitial nephritis is drugs like your penicillin, cephalosporins, sulfur drugs like furosemide, thiazide diuretics, phenytoin, rifampin, quinolones, allopurinol, infection में pyelonephritis, infiltrative condition में sarcoidosis, lymphoma, leukemia and autoimmune में Sjogren's and SLE. क्लिनिकल कोर्स यही है कि वी लुक फॉर एक्यूट रीनल फेलियर विच इज़ राइजिंग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन अलॉन्ग विथ फीवर, रैश, आर्थराइजिया, इओसिनोफिलिया एंड इओसिनोफूरिया। लाइफ फाइंडिंग में मेन चीज़ यहाँ पे है कि हमको कास्ट में इधर सारे सेल्स मिलेंगे, RBCs, WBCs कास्ट एंड इओसिनोफिल्स एंड जो वो यूरिन यूरिया क्रेटिनिन रेशो जो होगी वो लेस देन 20 होगी। इसके ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट ये है कि जो सबसे पहले जनरल मेजर्स के जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट किया, वॉल्यूम डिप्लीशन को करेक्ट किया। अगर तो पेशेंट सेप्सिस में है तो हमने ब्लड कल्चर्स ले लिए एंड एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर दी। एंड क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑल्सो एक्सेलरेट द रिकवरी इन एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हाइपरकैलेमिया की ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेप इज़ बाय गिविंग कैल्शियम ग्लूकोनेट विच इज़ वी सॉ के वो मायोकार्डियम में कार्डियो प्रोटेक्टिव है। Second is we can give insulin and glucose that temporarily shift the potassium into cells. We can give beta agonists like salbutamol nebulizer which again promotes cellular reuptake of potassium, and we can give potassium के resins जिसका नाम है Caxilate and they basically remove potassium from the body. Pulmonary edema हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट को बोला कि sit up and give high flow oxygen. हमने वीनस वेजोडाइलेटर दिया लाइक मोरफिन, देन हमने डायरेटिक दिया फ्यूरोजामाइड। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया फिर हमने अर्जेंटली हीमोडायलिसिस कराया एंड वी कंसिडर कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन क्योंकि पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। अगर एक्टिव ब्लीडिंग है तो उस केस में हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स देंगे। अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 10 एंड हीमेटोक्रिट लेस देन 30% है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाएंगे एंड साथ में डेस्मोप्रेसिन भी देंगे टू इंक्रीज फैक्टर 8 एक्टिविटी एंड नॉर्मलाइज द ब्लीडिंग टाइम। एक्यूट डायलिसिस कहते हैं कब कब कराना पड़ता है? when should we do acute urgent dialysis? अगर तो metabolic acidosis हो, hyperkalemia हो, वो वॉल्यूम ओवरडोज हो ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा, यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी हो एंड यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस हो। लास्ट इज योर पोस्ट रीनल AKI विच इज़ द लीस्ट कॉमन कॉज ऑफ AKI। इट इज़ ड्यू टू योर ऑब्स्ट्रक्शन। कॉजेज वही है कि ब्लैडर नेक पे BPH, प्रोस्टेट का कैंसर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। बायलेटरल अगर बात करें तो बायलेटरल कोई मेलिग्नेंसी हो, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो या बायलेटरल स्टोन्स हो, यूरिटेरिक स्टोन्स। डायग्नोसिस किस तरह होता है कि वही इसमें भी जो ब्लड यूरिया की और क्रेटिनिन जो रेशियो होती है वो मोर देन 20 होती है, लेकिन साथ में पेशेंट का ब्लडर भी डिस्टेंडेड हुआ होता है। मैसिव डायलिसिस विद कैथेटर रिप्लेसमेंट एंड बायलेटरल यूनिलेटरल लिखा हुआ है लेकिन मेनली बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑन रीनल अल्ट्रासाउंड। ट्रीटमेंट इज बाय यूरिनरी कैथेटर रिप्लेसमेंट टू डिकम्प्रेस द ब्लैडर। बस बाद में इन्होंने फिर वही डिफरेंसेस बताए हैं टाइप्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर प्री रीनल एंड रीनल में। प्री रीनल में जो रेशियो होगी बड़ी होगी, रीनल में कम होगी। यूरिन सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है प्री रीनल में कम होगी, रीनल में बड़ी होगी। फ्रैक्शनेटेड जो वो है फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन जो है वो प्री रीनल में कम होगी, रीनल में बड़ी होगी। एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी प्री रीनल में ज़्यादा होगी, रीनल में कम होगी। एंड बाद में उन्होंने अलग से कास्ट बताए हैं कि सिर्फ अगर हाइलीन कास्ट मिलेंगे तो उसका मतलब है डिहाइड्रेशन है, प्री रीनल फेलियर है। बाकी जितने भी कास्ट हैं, ग्रैनुलर मडी ब्राउन कास्ट, वाइट सेल्स के कास्ट, इओसिनोफिलिक कास्ट, डिस्मोर्फिक सेल्स के कास्ट, इन सब का ये मतलब है कि वो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर है। रेड सेल्स ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में आ जाते हैं, हीमोचूरिया। एंड आपके क्या कहते हैं मडी ब्राउन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में। एंड वाइट सेल्स आपके आ जाते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में एंड इओसिनोफिल्स भी। बाकी अच्छा वाइट सेल्स एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में आते हैं और जो वाइट सेल की कास्ट हैं वो पाइलोनेफ्राइटिस में आते हैं। तो ये चीज़ हमने पीछे पढ़ ली है। आई होप इजली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।